नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ में। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। घंटी बजाओ में आज बात बिहार के शराबबंदी की करनी जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते नहीं थकते कि बिहार में शराबबंदी लागू करके उन्होंने बिहार की तस्वीर बदल दी है। ये अलग बात है कि बिहार में लगभग हर दूसरे महीने अवैध शराब की वजह से लोगों की जान जाती है। एबीपी न्यूज लगातार बिहार सरकार के शराबबंदी के दावों की पोल खोल रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी तस्वीर जिससे ये साबित हो जाएगा कि बिहार का शराब माफिया ना सरकार से डरता है ना कानून से डरता है। हम आपको दिखाएंगे बिहार में शराबबंदी की वो सच्चाई जो नीतीश कुमार के सारे दावों की हवा निकाल देगी। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद हुआ है बिहार में अवैध शराब का धंधा करने वाले कौन कौन हैं। खुलेआम नीतीश कुमार को ये वो कौन लोग हैं जो चुनौती दे रहे हैं कि शराबबंदी लागू करके दिखा दो जनाब। पटना से संवाददाता प्रकाश कुमार और परमानंद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बिहार सरकार के सुपुर्द। शराबबंदी पर कोई समझौता नहीं। अच्छा, शराबबंदी क्या है? नहीं चालू है सर। शराबबंदी नहीं है। नहीं। आसान है शराब? बिल्कुल आसान है। हाँ, एक आध बोतल दारू। बंदी कहाँ है? चालू चालू है। बिक रहा है, गर्दा उखाड़ के तो बंद कहाँ है? होम डिलीवरी हो रहा है। शराबबंदी को और सख्ती से लागू करें। अरे तो वो थक के वही करेगा ना, कैसे वो अपन समय गुजारेगा ना। नीतीश कुमार समय गुजार रहा है। शराब बंद नहीं होगा। तो शराबबंदी को लेकर यही सच है बिहार का। नीतीश सरकार कितने भी दावे क्यों न कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब की बहार है। छह साल पहले बिहार में शराबबंदी का कानून बना। कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए नियम कायदे बने। कानून में कई बदलाव हुए, लेकिन नहीं बदला तो बिहार में शराब बेचने और बनाने का धंधा। ये तस्वीरें उसी का सबूत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून का डर बिहार तो क्या, राजधानी पटना में भी नहीं है। इसी सच को दिखाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पटना के दियारा क्षेत्र में पहुंची। गंगा किनारे का ये इलाका गर्मी में सुनसान पड़ा है। तपती रेत पर चलना भी मुश्किल है, लेकिन इसी रेत की आड़ में यहाँ चल रहा है देसी शराब बनाने का अवैध कारोबार। तू डाल डाल मैं पात पात। बिहार में इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए माफियाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने तो इन धंधेबाजों से निपटने के लिए एक से एक तरकीबें लगा दी। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक उतार दिया, लेकिन ये धंधेबाज उनसे भी ज्यादा चालाक निकले और इसका तोड़ भी निकाल लिया। गंगा किनारे करीब 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई वो आपके सामने है। सबसे पहले रेत में धसे नीले रंग के इस ड्रम को देखिए। इसमें क्या है वो बताने से पहले आपको थोड़ा और आगे ले चलते हैं। यहाँ 2 ड्रम रेत के अंदर पूरी तरह धसे हुए हैं, उनमें कुछ भरा हुआ है। इससे कुछ ही दूरी पर और भी ड्रम पड़े मिले। उनके आसपास लकड़ियां और ड्रम पर जले के निशान। साफ है कि यहाँ पर कच्ची शराब की भट्टी लगाई गई है। इसीलिए इस पूरे इलाके में थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक नहीं कई ड्रम नजर आ रहे हैं और इन ड्रमों में बन रही है अवैध शराब। दियारा क्षेत्र में
जगह जगह ड्राम और पानी की व्यवस्था है यहाँ पर। यहीं पर ये रात में शराब चुरा गया है और ये चूल्हा है। पटना में नीतीश सरकार की नाक के नीचे अवैध शराब का ये कारोबार कैसे चल रहा है, इसकी पड़ताल के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें कुछ लोग नजर आए। उनसे बातचीत करते हुए पता चल गया कि वो शराब कारोबार से ही जुड़े हुए हैं। हाँ, एक आध बोतल दारू। हाँ, थी वाला है ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल दारू मिल जाएगा। मेरे को काहे नहीं मिलेगा? अंग्रेजी काहे नहीं मिलेगा? रेट रहेगा, मिलवे करेगा का? शराब बंदी है कि नहीं? शराब तो बंदी कहाँ है, चालू है। बिक रहा है, गर्दा उखाड़ के तो बंद कहाँ है? शराब बंदी है कि नहीं? शराब तो बंदी कहाँ है, चालू है। बिक रहा है, गर्दा उखाड़ के तो बंद कहाँ है? सुना आपने, शराब के कारोबार से जुड़ा ये शख्स कह रहा है कि कौन सी शराबबंदी। बिहार में तो जमकर शराब बिकती है और ये बात एक बार नहीं बार बार साबित भी हो चुकी है। शराब बिकती है इसलिए लोगों तक शराब पहुंचती है। अवैध तरीके से बनने वाली इस शराब के कारण बिहार में कितने ही लोगों की जान जा चुकी है। ये अलग बात है कि प्रशासन कभी ये मानने को तैयार नहीं होता कि लोगों की मौत शराब के कारण हुई। लेकिन एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद शराब माफिया ने बताया कि कैसे अवैध तरीके से बनने वाली शराब जानलेवा बन जाती है। जहरीली बनता कैसे है? जहरीली कैसे बनता है देखिए बताते हैं। खदान में काम कर रहा है। हाँ। जहाँ पाँव नहीं। हाँ। सब्जी बनता है तो छिपकली गिर जाता है, वो खा जाता है तो मरता है कि नहीं? हाँ, तो वैसा ही कुछ गिर जाता है, छान के फेंक देता है, देखता है कि 1 लाख का माल बर्बाद करें, बौकरे पेड़ के फिर दे देता है बाबा हमें कहता वही जहरीला। पिछले ही महीने बिहार के भागलपुर, मधेपुरा और सीवान में 35 लोगों की मौत हुई। परिजनों के मुताबिक मौत की वजह जहरीली शराब थी। इससे पहले जनवरी में नालंदा में 8 लोगों की मौत की वजह अवैध शराब बताई गई। पिछले साल नवंबर में बेतिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में 42 लोगों की मौत हुई। तब भी आरोप लगा कि उन सब ने जहरीली शराब पी थी। इसी तरह जुलाई 2021 में पश्चिमी चंपारण में 16 की मौत और मार्च 2021 में नवादा में 16 लोगों की मौत को भी जहरीली शराब से जोड़ा गया। यानी सिर्फ 1 साल के अंदर बिहार में 100 से ज्यादा लोग अवैध शराब के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। जब तुम पियोगे गड़बड़ छी तो इसी तरह से न होगा। लोगों पर जिम्मेदारी डालना आसान है, पर सवाल है कि सरकार क्या कर रही है। नीतीश कुमार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि जब बिहार में शराबबंदी लागू है तो फिर कैसे पटना के दियारा क्षेत्र में खुलेआम शराब बन रही है। अच्छा, शराबबंदी क्या है? नहीं चालू है सर। शराबबंदी नहीं है? नहीं, फाइन दे के तो घूस खावे करता है, पुलिस पैसा लेके छोड़ ही देता है। नहीं, बंद कभी नहीं होगा। नीतीश सरकार ने तो पूरी ताकत झोंक दी। डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव तक, चौकीदार से लेकर थानेदार तक सबकी ड्यूटी लगा दी। लेकिन कहते हैं ना कि बिल्ली को अगर दूध की रखवाली के लिए रख दिया जाए तो क्या दूध सुरक्षित रहेगा? जिन पर ये जिम्मेदारी थी, जिन पुलिस वालों पर, उन पर ही ये आरोप लगने लगा कि इनका साठगांठ माफिया के साथ है। आसान है शराब? बिल्कुल आसान है। पहले से कांटेक्ट है? नहीं, कांटेक्ट का है, जो पीने वाला है, पिलाने वाला उनको पता है। होम डिलीवरी हो रहा है। घर में शराब पहुंचा जाता? हाँ, पाउच, पौवा वाला है, वो सबको पता है। किसी पुरुष के लिए जिस आसपास में लोग रहते हैं उनको शराब मिलना कितना आसान है? मैडम, मेरा तो मानना है कि सारा प्रशासन की गलती है। शराब मिलना कितना आसान है? बिल्कुल आसान, कहीं भी मिल जाता है। चाहे आम जनता हो या विपक्ष, लगातार ये आरोप लग रहा है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर शराब माफिया फल फूल रहा है। पुलिस और प्रशासन शराब माफिया को शह दे रहा है।
इसलिए शराबबंदी कानून पूरी तरह फेल है। इन्हीं आरोपों के कारण नीतीश सरकार को कई बार शराबबंदी कानून में बदलाव करना पड़ा, लेकिन शराब माफिया के कारोबार पर किसी कानून का कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा, सरकार बोला कि एक बार पिए से छूट जाइएगा, अब से कानून में थिला है, क्या लगता है? पिएगा तो छूट नहीं। अरे तो वो थक के वही करेगा ना, कैसे वो अपन समय गुजारेगा ना। नीतीश कुमार समय गुजार रहा है ना, समय गुजार रहा है। शराब बंद नहीं होगा। नहीं, बात सही है, शराब कहियो बंद नहीं। वो इतना कानून लगाया, बंद नहीं हो रहा। तो फिर अंतिम में कानून चुनते चुनते कुछ समझ में आए तो फिर पिछल के बतवा के फिर याद दिला रहा है। जिस तरह से शराब व्यवसायियों ने, शराब माफियाओं ने सीधे सरकार को चैलेंज किया है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और नहीं हो सकती। नीतीश कुमार जी ये बताएं कि सीधे तौर पर सरकार को चैलेंज किया है। सरकार में बैठे अधिकारी, पदाधिकारी, सरकार का पूरा तंत्र, सिस्टम लगा हुआ है शराब खोजने में। अब एबीपी न्यूज पहुंच जाती है शराब माफियाओं तक, शराब तस्करों तक, शराब बनाने वालों तक, व्यापारियों तक, लेकिन सरकार का ड्रोन कैमरा, हेलीकॉप्टर धरा का धरा रह जाता है। ऐसा नहीं है कि पटना के दियारा क्षेत्र में अवैध शराब बनने का कारोबार हाल फिलहाल में शुरू हुआ हो। एबीपी न्यूज ने करीब 1 साल पहले भी इस इलाके में अवैध शराब बनने की तस्वीरें कैमरे में कैद की थी। उसके बाद भी सरकार और प्रशासन सोता रहा। अब नीतीश कुमार ड्रोन कैमरे से निगरानी का दावा कर रहे हैं, लेकिन शराब माफिया फिर भी बेखौफ है। अच्छा, ये दियारा क्षेत्र में ड्रोन चलता है, ड्रोन लगाता है कि नहीं? लगाता है, लगाता है। अपना पटना पुलिस उस दिन दो नवाया है और ड्रोन लगा के चला गया है। जहाँ जहाँ दारू है तहाँ तहाँ कुछ नहीं बताया। जैसे ड्रोन कैसे बताएगा, वो अपने से थोड़ी खोजता है। यहाँ से नचाता है कहाँ कहाँ, तो आखिर के हम कहाँ कहाँ छोड़ेंगे। यहाँ से लेके इधर में सारा एरिया में छोड़ दिए, ऐसा से नहीं छोड़वे नहीं किए। तो इधर बन रहा है तो इधर बच गया। चलो चलो, वहाँ से छोड़ा है ना, उधर नहीं छोड़ा है, इधर आके छोड़ दिया है तो इनकर पकड़ा गया। आपका नहीं पकड़ाया? मेरा नहीं पकड़ाया, पूछिए। सरकार को शराब माफिया की इस खुली चुनौती के बावजूद बिहार सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में शराबबंदी बेअसर हो चुकी है। शराबबंदी कहीं फेल नहीं है। आप भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। जो कल की स्थिति उससे बहुत ही बेटर है, अच्छा है। और शराब का रहा सवाल, वहीं देखिए वहीं हो रहा है। जो लोग गलत हैं, गलत कितना ही आप उसको अच्छा इधर परिवार में अच्छा कर दूं, उस परिवार एक दो लोग भी गलत रहेंगे, कहीं गलत गंदगी होगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सब काम में हैं, जिसको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उस मुकदमा हो रहा है, और जो पकड़े जा रहे हैं वो जेल जा रहे हैं। जबकि शराबबंदी को लेकर एनडीए समर्थित नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी अक्सर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने तो बड़े बड़े अधिकारियों के शामिल होने तक की बात कह दी। देखिए, बार बार शराब नीति की समीक्षा की बात हम कहा करते थे, और उसका कारण यही था कि शराब नीति से सबसे ज़्यादा पीड़ित गरीब लोग थे। बड़े बड़े जो तस्कर हैं तो इन प्रकार में छूट जाते थे। यही स्थिति बनी हुई है कि छोटे मछली पकड़ लेते हैं लोग और बड़ी मछली को छोड़ दे रहे हैं। तो इस पर भी सरकार को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार में ये दूसरी मर्तबा है जब किसी सरकार ने शराबबंदी कानून को लागू किया। नीतीश सरकार ने पूरी ईमानदारी से इस शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते और वक्त के हालात को देखते हुए नीतीश सरकार को अपने फैसले में बदलाव लाना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन अधिकारियों पर ये जिम्मेदारी थी कि उसे लागू कराएं, वो फोन तक नहीं उठाते हैं। तो ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि शराबबंदी में कहां-कहां छेद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पद से हटाने से पहले थप्पड़ और लात घूंसे लगाए गए? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ वहां के सेना अध्यक्ष कमर बाजवा ने मारपीट की? इसके बाद उन्हें भारी सियासी हंगामे के बीच अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा या पद से हटना पड़ा? सोशल मीडिया और दुनिया की कई इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट पर यह दावा किया जा रहा है कि
कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को पद से हटाने के लिए रात को प्रधानमंत्री आवास पर उनके साथ मारपीट की। कहा तो यह भी जा रहा है कि जनरल बाजवा ने इमरान को लात और थप्पड़ लगाए। देखिए आप। ये सारे सपोर्टर्स एक बहुत बड़ी तादाद में हर जगह से इस्लामाबाद के सेंटर में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के समर्थक यही नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हम क्या चाहें, आजादी। आखिर पाकिस्तान के लोगों को किससे आजादी की जरूरत है? क्या ये आजादी सेना से चाहिए? तो ये खबर देखिए अब। कुछ इस तरह पाकिस्तान की असेंबली से बेआबरू होकर इमरान निकले। इमरान खान पाकिस्तान की संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को हार गए और अपनी सरकार बचाने में नाकाम रहे। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में इमरान के आवास पर सत्ता का बड़ा तमाशा हुआ। इमरान खान ने रात करीब 10 बजे जनरल बाजवा को पद से हटाने की अधिसूचना जारी करने का आदेश दे दिया। इसकी भनक आर्मी चीफ को मिल गई। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर पीएम हाउस पहुंचा। इमरान खान को लगा कि ये जनरल फैज हमीद होंगे, लेकिन जनरल बाजवा खुद हेलीकॉप्टर में सवार थे। दोनों के बीच बैठक कमरे में शुरू हुई और ये बहुत खराब थी। कि हफ्ते की रात जब पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक नया ड्रामा चल रहा था और अफवाहें ये हैं कि आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ वहाँ पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए उतरे और उन्होंने इमरान खान के साथ ज़्यादती भी की और गैर इंसानी सलूक किया। बाज़ इत्तलात ये हैं कि उनको थप्पड़ भी मारे गए। जो है बाजवा साहब और जो आईएसआई चीफ है जनरल नदीम अख्तर साहब, वो बाय हेलीकॉप्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचे। उस वक्त असद कैसर साहब और कासिम सूरी को उन्होंने बिठाया था और कुछ करीबी लोग इमरान खान साहब के और भी बैठे हुए थे, जिनको मतलब दूसरे रूम में ले जाकर इमरान खान साहब से तीनों की आपस में बात हुई और उस दौरान ये इत्तलात आई हैं कि भाई वो मुलाकात जो थी वो खुशगवार नहीं थी। जैसा कि मालूम चला है, इमरान ने सत्ता का हस्तांतरण नहीं किया। उन्हें बंदूक की नोक पर बाहर निकाला गया। बाजवा और आईएसआई के डीजी हेलीकॉप्टर में आए, पीएम हाउस में घुसे और पीएम के साथ बदसलूकी की। जनरल बाजवा ने खुद को सेना अध्यक्ष के रूप में डी नोटिफाई करने के बाद इमरान खान को थप्पड़ मारा। दिलचस्प बात यह है कि जब हेलीकॉप्टर पीएम हाउस में उतरा तब इमरान खान फैज के आने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें बड़ा झटका लगा क्योंकि ये जनरल बाजवा थे। अभी रिसेंटली हमने देखा कि 9 अप्रैल को जो है वो वोटिंग होनी थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो है वो उसमें वोटिंग होनी थी इमरान खान साहब के लिए, लेकिन वो होने नहीं दे रहे थे और कि इमरान खान साहब ने उस दिन आर्मी चीफ को बदलने की कोशिश की, नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन उस पर कई दूसरे लोगों के सिग्नेचर्स रहते थे जो नहीं हो पाए। ये खबर जो है वो बाजवा साहब तक पहुँच गई और बाजवा साहब जो है वो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब के साथ इमरान खान से मिलने के लिए पहुंचे। प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपोजिशन को भी वो प्रोवोक करने की कोशिश उन्होंने की। किसी तरीके से आर्मी चीफ को, आईएसआई चीफ को या बाकी किसी लोगों को हम इतना प्रोवोक कर दे कि वो सारा सिस्टम जो है वो आगे पीछे हो जाए और मैं बच जाऊं। उसके बाद मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा और वहाँ अनाउंस कर लूँगा कि मैं ना आपको मानता हूँ और ना आपके इस सिस्टम को मानता हूँ, क्योंकि आर्मी चीफ उस वक्त के अगर वो बन जाते तो उनके साथ होते। तो ये सारी कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की जो फॉर्चुनेटली नाकाम हुई, उसको कामयाबी नहीं मिली। सूत्रों के अनुसार इमरान ने बाजवा को बर्खास्त करने का आदेश पारित किया, लेकिन रक्षा सचिव ने उसे आगे बढ़ाया ही नहीं।
पीएम आवास में भी गड़बड़ी की गई, इसलिए बाजवा को समय रहते पता चल गया। वो हेलीकॉप्टर से पीएम हाउस पहुंचे और उनके आदमियों ने इमरान खान की पिटाई कर दी। हार मानने से पहले उन्हें कई थप्पड़ और लात मारे गए। जनरल बाजवा ने इमरान खान को 1 घंटे के लिए बंद कर दिया था। देखिए, सोशल मीडिया के अंदर ये बात बहुत जबरदस्त तरीके से फैली कि पाकिस्तान के अंदर जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन की कार्रवाई चल रही थी, तब प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने निवास में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसी मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा और आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम वहां पर पहुंचे और कुछ कहा सुनी हुई और जिसमें ये कहा जाता है कि इमरान खान को चांटे भी मारे गए। अब ये बात का खंडन डीजीआईएसपीआर ने किया कि इस तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये खबर बीबीसी ने ब्रेक करी थी और बीबीसी की वेबसाइट पर अभी भी ये खबर मौजूद है। द गार्डियन जैसा प्रसिद्ध जो समाचार पत्र है उसकी वेबसाइट के ऊपर भी ये खबर लगी हुई है। तो क्या कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, इसके बारे में आप कंफर्म तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि इन मशहूर न्यूज साइट्स के ऊपर ये खबर अभी तक लगी हुई है, ये बताती है कि शायद कुछ ना कुछ हुआ जरूर था। पाकिस्तान के स्थापना दिवस के बाद से कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल नहीं रहा है। इमरान खान अपवाद नहीं है। इस बार पाकिस्तानी सेना सीधा तख्ता पलट नहीं करना चाहती थी। विपक्षी एकता और इमरान की पार्टी पीटीआई के अनुसार अमेरिका के कहने पर। और अब बात श्रीलंका की, जहां आर्थिक संकट के बीच हालात दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। हालात कोरोना महामारी से भी खतरनाक बताए जा रहे हैं। राजपक्षे परिवार के खिलाफ जनता का हल्ला बोल वहां पर जारी है, लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। जनता सड़क पर है, नेता घरों में छिपे हैं, मरीज अस्पताल के बाहर हैं, डॉक्टर प्रदर्शन पर हैं, जरूरतमंद लाइन में हैं और खाने पीने की चीजें बंदूक के साए में बट रही हैं। एक देश पर कोरोना से भी बड़ी मार पड़ी है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कर्ज और गलत नीतियों का वायरस तो पहले ही घुस चुका था। अब ये वायरस श्रीलंका के इम्यून सिस्टम को इस तरह से खोखला कर रहा है कि जनता दाने दाने को मोहताज है। जरूरी चीजों की कमी से लोगों की सेहत बिगड़ने लगी है। श्रीलंका का मेडिकल सिस्टम चरमराने लगा है और मेडिकल एसोसिएशन ने भी हाथ खड़े करके कह दिया कि हालात तो कोरोना महामारी से भी भयावह है और मौत का आंकड़ा कोरोना महामारी से ज्यादा पहुंच सकता है। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। हम मौजूद हैं कोलंबो के गाले फेस पर और यहाँ राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शनों का ये लगातार तीसरा दिन है। हालांकि पूरे श्रीलंका और कोलंबो में पूरे दिन और आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कुछ घंटों का प्रदर्शन हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर लगातार चलने वाला प्रदर्शन शुरू हो गया है और राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर बीते 3 दिनों से लगातार अनवरत प्रदर्शन जारी है। समंदर के बीच बसे श्रीलंका के डूबने की वजह है ये हालात। अस्पताल में दवाइयां और मेडिकल टूल नहीं है। विदेशों से दवाइयां आयात नहीं हो पा रही। इमरजेंसी इलाज भी जल्दी से संभव नहीं हो पा रहा। जिस कोरोना के दंश से पूरी दुनिया सहमी है, श्रीलंका में हालात की आशंका उससे भी खतरनाक बताई जा रही है। बिजली की कटौती बड़े पैमाने पर पूरे श्रीलंका में हो रही है। राजधानी कोलंबो में भी इनके घर पर न सिर्फ बिजली नहीं है, बल्कि इनका सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, रसोई गैस का सिलेंडर भी खत्म हो गया है। आयशा जी, कब खत्म हुआ ये सिलेंडर? 3-4 डेज खत्म हो गए। 4 दिन से खत्म है या। तो अभी खाना कैसे बनता है? नहीं खाना बन सकता है। वी आर टेकिंग, एवरीवन इज आउटसाइड। मुश्किल हालात में भारत पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की हर संभव मदद कर रहा है।
भारत की 40,000 मैट्रिक टन चावल की मदद हाल ही में श्रीलंका पहुंच गई है। भारत ने ये मदद ऐसे वक्त में की है जब श्रीलंका में 2 जून की रोटी मुश्किल से मिल रही है और ऐसे हालातों में श्रीलंका की जनता को इस हालत का मुजरिम एक ही परिवार दिख रहा है, वो है राजपक्षे परिवार। राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का आंदोलन जारी है। विपक्ष से लेकर जनता तक इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन राजपक्षे सत्ता में बने रहने के लिए समीकरण बैठा रहे हैं और जनता को ये स्वीकार है। आपके शहर में मौसम का क्या हाल है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।